एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है हिंदी के हिस्ट्री के, तो उसमें अभी कुछ बदलाव हो रहा है। अभी हिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें काफ़ी पुरानी जानकारी दी गई है। जो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो रिसर्च किया था उसके उसके बारे में जिक्र किया है। और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी डाले कि जिसको अभी साइंटिफिकली हमने डिस्प्रूव किया है, फिर भी उसको उसमें डाला डाला गया है। तो हमने जब एक कमेटी हमारी बनी थी, तो कमेटी ने ये सुझाव दिया कि पिछले 5-10 साल में जो कुछ रिसर्च हुआ है, अलग अलग पीरियड के ऊपर काम काफ़ी हुआ है, आर्कियोलॉजिकल काम हुआ है, टेक्सचुअल इसके ऊपर भी काम हुआ है। तो ये सब डेटा भी नए टेक्स्ट बुक में आना चाहिए। अगर बच्चों को ये मालूम पड़ेगा कि नया रिसर्च हो रहा है और उससे ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग वो बदल रहे हैं। हम इसमें ये नहीं बोल रहे कि हमको हिस्ट्री को रीराइट करना है, लेकिन जो नई जानकारी, नई डिस्कवरीज है वो उसमें आना चाहिए, वो हमारा इसमें प्रयास है। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ है कि पिछले 5 साल में। तो ये रिसर्च किसी भी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अभी भी जो किताबें हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा जैसे लोथल है या राखीगढ़ी साइट है, धोलावीरा साइट है, कालीबंगा है, इसके ऊपर जो काम हुआ है उसके किताब में या टेक्स्ट बुक में उसका कोई जिक्र नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रकाशन समिति के इस चौथे सोपान में आपका स्वागत है। और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश के क्या पूरे विश्व के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर वसंत सिंधे हमारे साथ हैं। सर का लगातार काम रहा है और बीएचयू में भी आकर के सर हम लोगों को बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सर ने ही पहले सर एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आर्कियो जेनेटिक्स भारत में शुरू किया, जेनेटिक्स के साथ मिला करके। और जो आपका ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है जो हड़प्पन के ऊपर है, राखीगढ़ी के एंशिएंट सैंपल को लेकर के, जिसने बहुत सारी चीज़ों को नकार दिया। तो सर आपका स्वागत है। और हम लोग सर जानना चाहेंगे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में, फिर आपका इंटरेस्ट कैसे आया जो है आर्कियोलॉजी में, और उसके बाद फिर अंत में हम लोग जो आपने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की है, एक बड़ी टीम को आपने असेंबल किया, क्योंकि भारत में कई सारे लोगों को साथ में काम लेके करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक एक करके सर इस एक्साइटिंग जर्नी के बारे में बताएं। अच्छा, मेरा जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने बीए किया था हिस्ट्री में। जी सर। और मुझे एमए करना था, जी सर। लेकिन ये क्लियर नहीं कि हिस्ट्री में करूँ या किसी और सब्जेक्ट में करूँ। तो मेरी जो टीचर थी, उनके पास मैं जाके पूछा, भाई मैं क्या करूँ आगे। तो उन्होंने बोला कि तुम डेक्कन कॉलेज में जाओ और वहाँ आर्कियोलॉजी करो। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम 1977 में मैंने फर्स्ट टाइम आर्कियोलॉजी ये वर्ड सुना भाई। उसके बारे में आर्कियोलॉजी क्या था इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले जी सर। आर्कियोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता था, तो जहाँ नेचुरली ये मालूम नहीं था। तो वही वहाँ गया मैं। वहाँ प्रोफेसर वीएन मिश्रा थे, प्रोफेसर दौलीकर थे, फिर प्रोफेसर माटे, शोभना गोखले, ये सब उनको मिला मैं। तो उनका सबका कहना था कि आप आर्कियोलॉजी करके क्या करोगे, क्योंकि इसमें जॉब नहीं है आपको, तो आप सोच लीजिए करना है या नहीं करना है। तो फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगा आर्कियोलॉजी, क्योंकि मैं जहाँ रहता तो मेरा घर डेक्कन कॉलेज के नज़दीक था, तो मेरे लिए कन्वीनियंट था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्कियोलॉजी करूँगा। तो आर्कियोलॉजी मैंने शुरू किया। और आर्कियोलॉजी जब मैं करता था, या मैं जो पढ़ाई करता था, मैं सर्विस करके पढ़ाई करता था। तो रात को मैं सर्विस करता था, दिन में कॉलेज करता था। तो फिर क्या हुआ कि एमए हमने शुरू किया, तब भी मैं सर्विस कर रहा था फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फिर हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर होती है डेक्कन कॉलेज में, तो उसमें एक फील्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स को। जो फ्रेशर्स आते हैं उनको एक्सकर्शन में लेके जाते हैं। तो हमारी जो बैच थी, हमको इनाम गाँव में लेके गए। इनाम गाँव बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है डेक्कन रीजन में।
और पूना के नज़दीक है। तो वहाँ वो कैंप लगा था, सब देख के मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं इस फील्ड इसमें ज़्यादा ओरिएंटेड, इसमें ज़्यादा मैं अट्रैक्ट होता था। तो मैंने वहाँ पे एक्सकर्शन की ट्रेनिंग शुरू की। तो बाकी जो स्टूडेंट लोग 15 दिन के बाद चले गए, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं मुझे रहना ही है यहाँ पे। तो मैं वहाँ रह गया। जी और फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसमें प्रोग्रेस भी अच्छा किया। जी तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया उसमें। तो मैंने फिर जो मैं जॉब कर रहा था उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं उसको आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसा हमारा इंटरेस्ट लगा। फिर मैंने ये जो फील्ड ओरिएंटेड रिसर्च शुरू किया और काफ़ी जगह एक्सकर्शन करके एक नई चीज़ हमने लोग दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। और उसमें एक मज़ा होता है कि आप एक नई खोज करते हैं, तो उससे आपको भी ये समाधान होता है कि भाई मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और लोगों तक ये सब जानकारी देने का भी प्रयास उससे उससे पूरा हो जाता है। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी। सर डेक्कन कॉलेज में पढ़ते हुए फिर आप उसके वाइस चांसलर बने, सबसे बड़े पद पे पहुँचे। तो वो सर पढ़ाई के बाद का फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जॉब था, उसको आपने कैसे जो है स्मूथली कंट्रोल किया? नहीं, जब मैं डेक्कन कॉलेज में जब पढ़ रहा था मैं, तो मेरे हमारे जो गुरुजन थे, उनके साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशन थे। जी सर। वो बहुत प्यार से हमको समझाते थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरा फिर दो जो डेक्कन उस टाइम डेक्कन कॉलेज के डायरेक्टर होते थे, तब डी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो पहले तो डायरेक्टर थे हमारे ये MK डवलीकर साहब, और मैं उनका डायरेक्टली स्टूडेंट था PhD का। तो जब काम करते टाइम फिर उनके साथ रह के फिर इनामगांव का जो काम हुआ था, तो उसका रिपोर्ट का काम चल रहा था। तो रिपोर्ट कैसे लिखना चाहिए अब, तो उसकी पूरी अच्छी ट्रेनिंग मिली मुझे उसमें। जी तो इसका फ़ायदा मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब मैंने एक्सकर्शन किया तो हर एक एक्सकर्शन का मैंने रिपोर्ट निकाला। तो ये एक तो वो ट्रेनिंग वहाँ पे मिली मुझे। फिर वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो मैं उनके साथ काफ़ी ये संबंध था। मैं काफ़ी समय उनके साथ में बिताता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मुझे ट्रेनिंग मिल रही थी उसमें। तो वो उसका भी फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर मेरा VN मिश्रा जब डायरेक्टर बन गए, तब भी मेरा उनके साथ हमने बालातल एक्सकर्शन में मिल के काम किया था। फिर वो रिपोर्ट हमने उस पर भी काम करना शुरू किया। उनका भी फिर एक्सपोजर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में मिला, तो ये फ़ायदा हुआ मुझे। और फिर मैंने जो डेक्कन कॉलेज में जो जॉब शुरू किया था, मैं रिसर्च असिस्टेंट करके जॉब शुरू किया था, जो रिसर्च में सबसे फर्स्ट स्टेज है। तो उसके बाद कुछ लोगों का कहना था, मुझसे अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग कुछ हमारे सीनियर थे, कुछ जूनियर टीचर्स थे, तो उनको लगता था कि शायद मैं ज़्यादा इनके साथ, जो डायरेक्टर थे उनके साथ ज़्यादा नज़दीक थे, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स उनमें आ गया था। तो वो हमेशा बोलते थे कि इसको ये नहीं, इसको टीचर नहीं बनना चाहिए कभी। तो हम कोशिश करेंगे इसको टीचर नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि एक सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट आई थी उस टाइम। तो मैं रिसर्च असिस्टेंट था, तो मुझे बोला गया कि आप इसके लिए अप्लाई करो, और ये पोस्ट आपको सूटेबल है क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं, और ये टीचिंग भी पोस्ट है, ऐसा मुझे बोला गया था। तो मैंने अप्लाई किया, वो पोस्ट मिली। लेकिन बाद में बोले कि नहीं, ये तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट नहीं ले सकते। ऐसा शुरू हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को मालूम होता है ना कि कौन टीचर में क्या पोटेंशियल है। जी जी तो सब स्टूडेंट मेरे पास से आते थे कि मुझे आप PhD करना है, आप ही के साथ करना है। मैं बहुत जूनियर था। जी सर। तो उनको मानना पड़ा कि ठीक है, हम आपको स्टूडेंट देंगे। तो ये पूरे स्ट्रगल करके हमने वो पूरा जो हमारा अधिकार था, हक था, हमने लिया उनसे। तो वो एक ये थी। और फिर जब एक्सकर्शन जब करते हैं आप, तो नई चीज़ सब मिलती है, पब्लिकेशन हो जाता है, तो नेचुरली आप देश में विदेश में आपके काम के बारे में जानकारी हो जाती है। तो एकेडमिक फील्ड में फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया,
और काफ़ी मैंने पब्लिकेशन काफ़ी जी किया सर, मैंने। जी सर, जी सर। तो उसका फ़ायदा हुआ फिर जो प्रमोशन के बारे टाइम में उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर भी हर जगह पॉलिटिक्स होता है, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा सब स्टूडेंट्स को और जो यंग जनरेशन है कि अगर आपका काम होगा तो आपको काम योर वर्क विल नेवर नो लेट यू डाउन। तो काम के ऊपर से हम आगे बढ़ पाए और फिर आखिरी में जब उस स्टेज में आए कि हमको उनको पोस्ट देना पड़ा जिनको ये करना था सिलेक्शन वाइस चांसलर तो देना ही पड़ा क्योंकि वो इग्नोर ही नहीं कर सकते। ऐसे हम हमारी जर्नी थी वो। लेकिन ये है कि काम करने से और थोड़ा आप डट के रहने से आप कुछ हासिल कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लाइन है सर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल तो, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही। आपके साथ ऐसे ही हुआ सर। बिल्कुल। और फिर और सर, इसमें क्या हुआ जी, जब मैं काम शुरू किया था सबसे इम्पोर्टेंट है जी कि सर, आप कोई भी काम करते तो आपको फैमिली सपोर्ट बहुत बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो इतना देखिए जब हम काम करते काफ़ी महीने महीने बाहर रहना पड़ता था बिल्कुल सर। एक्सकर्शन में। हम्म, तो हमारे मिसेस हमारे बच्चों ने भी समझ लिया कि डैडी का इसमें इंटरेस्ट है तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया करने और दिया। उन्होंने काम जी सर, करने दिया। जी सर, जी तो वो बड़ा ये जी, था जी, कि जी। उसकी वजह से हम लोग मैं आगे कुछ कर पाया इसमें फील्ड में। नहीं, मैम का तो जबरदस्त सपोर्ट है मैम सर, का वो तो बोलती बिल्कुल थी support है। कि और वो जाए कितने दिनों के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मैनेज कर लेती हूँ, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं वो इम्पोर्टेंट है, जी, फैमिली जी सपोर्ट सर, बहुत जी इम्पोर्टेंट सर, होता जी है। सर, अगर जी वो रहेगा आपको जी सर, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तो सबको जानना चाहिए। जी सर। अब आते हैं सर राखी गढ़ी एक्सकेवेशन पे। आपको जो है इसका इनपुट कहाँ से मिला कि हमको राखी गढ़ी एक्सकेवेशन करना है, क्योंकि तब तक ये नहीं पता था कि ये पूरा इतिहास को बदलने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो गया। मुझे नहीं लगता कि आप जब पहले दिन गए होंगे साइट पे तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये पूरे भारत की हिस्ट्री को बदल देने वाला है। तो सर आपको प्रेरणा कैसे मिली कि राखी गढ़ी में एक्सकेवेशन किया जाए, और फिर वो क्रम वाइज कैसे कैसे विस्तारित होता चला गया। और आपने ये भी कई जगहों पे मैंने पढ़ा है या कई लोगों से सुना भी है कि वहाँ के लोकल लोगों को आपने बड़े अच्छे से मैनेज किया, और लोकल लोग शुरू में तैयार नहीं थे और बाद में वो इतने तैयार हो गए कि फिर वो बहुत स्मूथली सारा काम हुआ। नहीं ये तो सडन नहीं था, जी उसके पीछे काफ़ी प्लानिंग थी। अच्छा सर। क्योंकि मेरा जो पीएचडी रिसर्च था मैंने महाराष्ट्र में शुरू किया था। जी सर। जो अर्ली फार्मिंग या जी, जी। चारकोती कम्युनिटीज़ के ऊपर जी। काम शुरू किया था। जी सर। तो जब काम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि इन लोगों का जो ओरिजिन है वो कई कई और जगह होगा। जी सर। क्योंकि जो एविडेंस हमको मिलता था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता था, वो दिखाता था कि ये जो चीज़ें हैं शायद ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई होगी, क्योंकि वो डेवलपमेंट का कोई एविडेंस नहीं मिला था। जी सर। तो मुझे लगता था कि ये बाहर से आई ज़रूर। तो बाहर से आई तो कहाँ से आई होगी, क्योंकि उस टाइम हड़प्पनी जो एडवांस थे और उनके कंटेम्प्रेरी थे, जी सर। जो अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज जो महाराष्ट्र और देखने में मिलते हैं। तो मुझे लगा कि हड़प्पन की तरफ देखना चाहिए था। जी सर। तो फिर नियरेस्ट एरिया कौन सा है महाराष्ट्र, तो गुजरात है। तो गुजरात में मैंने काम शुरू किया, जी। पादरी में एक्सकर्शन किया, कुर्ताशी में एक्सकर्शन किया। और जब पादरी में एक्सकर्शन किया तो एक सबसे नया एविडेंस हमको वहाँ पे मिला, क्योंकि वहाँ पे ग्रेगरी पोसेल करके एक अमेरिकन स्कॉलर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है वहाँ। पूरी उनकी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ उनकी पीएचडी उस पर थी, हड़प्पन सेटलमेंट्स इन सौराष्ट्र। तो उन्होंने जो काम किया था और बाकी जो स्कॉलर्स का काम हुआ था, तो उसमें ये दिखाई दे रहा था या इंडिकेशन हो रहा था कि सिंध से लोग जो हड़प्पन लोग हैं वो सौराष्ट्र में आए और यहाँ ताकि ये यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग आए यहाँ पे। और तो इसका मतलब यहाँ की जो साइट्स है बात की साइट्स होगी डेटिंग में। जी सर। लेकिन जब मैंने इसमें काम शुरू किया पादरी में, जी। तो हमको नीचे वाला जो अर्ली हड़प्पन जो फेज है वो फर्स्ट टाइम सौराष्ट्र में मिला। एक इंडिकेशन उसका था, लोथल में मिला था एक उनको, एस.आर. राव को, उनको उन्होंने माइकेसिस रेड वेयर कल्चर ऐसा बोला था। तो लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि शायद उस टाइम उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो अलग था। तो जब मुझे ये नीचे वाला फेज मिलने लगा तो उसमें मैंने ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और वो फिर उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक स्टडी किया
कि उसकी बिगिनिंग क्या है। मैंने पूरी डेटिंग की तो उसकी डेटिंग बिगिनिंग 4000 BC पीछे जा रहे थे। कि जो अभी तक मानते थे कि 2500 साल पुराना ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो एविडेंस मिलता है वो 2500 पुराना में 2500 BC से शुरुआत होती है, ऐसा मानते थे। तो हमको 4000 BC का एविडेंस मिला और 4000 BC से 2500 BC तक का जो उनका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा वहाँ पे मिला। तो हमने बोला कि जो जिसको सो कॉल्ड सोरोथरपन बोलते थे हुसैन, एक सोरोथरपन यानी रीजनल डाइवर्सिटी दिखाने के लिए सोरोथरपन नाम दिया था। तो सोरोथरपन का उगम कहाँ पे हुआ, उसके पहले प्रमाण हमको वहाँ पे मिला। इसका मतलब ये जो अर्लियर अपन फेज है वहाँ वो जो अर्लियर अपन डेवलपमेंट हो रही थी वो पूरी साइमल्टेनियसली अलग अलग रीजन में हो रही थी। तो वो एक एविडेंस मिला और इससे ये पता चला कि हड़प्पन लोग उसके लिए नहीं आए, लेकिन यहाँ भी अर्लियर हड़प्पन थे, उस वही अर्लियर हड़प्पन लोग नेचुरल हड़प्पन बन गए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बन गए। तो वो एविडेंस हमको वहाँ पे मिला। फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा इसके बाहर भी जाना चाहिए, हड़प्पन के बाहर थोड़ा मेवाड़ रीजन में जाना चाहिए, क्योंकि ये हम जब संकाले साहब ने आहार में काम किया था तो उन्होंने बोला था कि आहार का जो उगम है उसके लिए हड़प्पन लोग जिम्मेदार हैं। तो मैंने बोला वहाँ पे देखना चाहिए कि उनको क्या मिलता है। तो फिर राजस्थान, गुजरात से हम राजस्थान गए और वहाँ पे फिर बालाथल, गिलून ये जो साइट्स है वहाँ पे एक्सकर्शन किया। तो वहाँ पे हमको फर्स्ट टाइम जो संकाले साहब को मिला नहीं था, तो फर्स्ट टाइम अर्ली चारकोती का फेज मिला। अच्छा जी। और उसका डेट भी लगभग 4000 BC हमको मिला। तो वो बालाथल में मिला वो। जी तो वो बालाथल का काम फिर उसके बाद मैं ग्रेगरी पोसल के साथ गिलून में काम करना शुरू किया। 2000 से शुरू किया मैंने। तो जब गिलून में हमने काम शुरू किया तो चालकोती का जो अर्ली फेज हमको मिला था बालाथल में, उसके नीचे वाला फेज हमको वहाँ पे मिला। और नीचे वाला फेज कौन सा था, तो मेसोलिथिक फेज था जी। और मेसोलिथिक में 2 फेजेस मिले हमको। एक तो अर्ली जो पार्ट है 5000 BC से 4500 BC का जो पार्ट है उसमें सिर्फ मेसोलिथिक टूल्स मिले थे हमको। उसके ऊपर का जो फेज था उसमें मेसोलिथिक टूल्स और उसके साथ क्रूड पॉटरी आ जाती है, बहुत ही प्रिमिटिव पॉटरी आ जाती है। तो एक थोड़ा डेवलपमेंटल स्टेज हमको वहाँ पे मिला। और वहीं पे जब हमने काम किया तो बाद में मिला कि वही पॉटरी इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू चारकोटिक पॉटरी और वो पूरा स्टैटिका पे पूरा दिख रहा था। तो एक नया एविडेंस भी हमको वहाँ पे मिला। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ काम किया था, तो एक इंडिकेशन मिला था कि हड़प्पा का डेट शायद पीछे और जा सकता है। तो इसलिए हम फिर वहाँ से हरियाणा गए। ये हमारा रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव था उसको साध्य करने के लिए वहाँ पे गए। तो हमने वहाँ पे 3 साइट्स, राखीगढ़ के पहले 3 साइट्स का एक्सकर्शन किया था। एक तो गिरावट साइट है कि जो अर्ली रफन साइट है, फिर फरमाना साइट है उसमें भी काम किया, एक मीठातल साइट है उस पर काम किया। तो जब मैं काम कर रहा था 2006 से मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। तो जब मैंने काम शुरू किया तो काफ़ी ये था कि एक डिबेट चल रहा था कि जो वीराना में जो डेट्स मिले कि सचमुच जो अर्ली डेट्स है या नहीं। और कुछ स्कॉलर्स, इवन फॉरेन स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स उसको मानते नहीं थे कि इतनी 6000 BC डेट नहीं हो सकती हड़प्पा की। तो जब डेट मिली उनको तो उन्होंने बोला कि इसको ये प्री हड़प्पन फेज है, ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग भी उसको प्री हड़प्पन बोलने लगे। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म था कि आप एक ही साइड से आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, तो फिर हमने वो चैलेंज लिया कि भाई इसको आपको उसको ऐसे ही कि ये लोग ये बोल रहे कि ये आपकी जो डेट्स है वो सही है नहीं है, उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, उसको ब्रश असाइड न करके उसको हमने चैलेंज रूप में लिया। और फिर ये 3-4 साइट में जो एक्सकर्शन किया तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि वहाँ की डेट क्या है, बिगिनिंग क्या डेट क्या। तो हमको गिरावट में जो डेट मिली, फरमाना में मिली, मीठातल में, वो लगभग 6000 BC के पीछे जा रहे थे। तो एक तो हमने ये इस्टेब्लिश किया कि भाई ये डेट्स तो काफ़ी अर्ली जा रहे हैं और ये कंसिस्टेंट है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जब हम
यहाँ काम करते थे तो बार बार हम राखीगढ़ी पे भी जाते थे। जी सर। और राखीगढ़ी प्रोटेक्टेड होने के बावजूद वहाँ पे काफ़ी इंक्रोचमेंट होता था। धीरे धीरे वो वहाँ लोग खोदते थे, उसको नुकसान पहुँचाते थे। तो मुझे लगा कि अगर हम यहाँ फिर से काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने जो काम शुरू किया था उसके पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ काम किया था यहाँ। जी सर। तो लेकिन 3 साल इतनी बड़ी साइट है, उसमें काफ़ी साल काम होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि अगर हम काम शुरू करेंगे तो हमको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो नुकसान हो रहा है साइट का, तो उसको रोक सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव हमने जो आइडेंटिफाई किया है फरमाना में और अन्य साइट पे, तो हो सकता है उसको हम अच्छा से उसको हम ये कर सकते हैं, उसको आगे उसके ऊपर रिसर्च करके उसको बढ़ा सकते हैं। और फरमाना में हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हड़प्पन लोग कौन थे इसके बारे में जानकारी करना था। 2006 की बात है ये सब। और हमको मालूम था कि अगर जब तक हमको डीएनए नहीं मिलेगा इन लोगों का, तब तक हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स से सिर्फ हम बोल सकते हैं कि ये लोग इतने लंबे थे, उनकी हाइट इतनी थी, सिर्फ ये बता सकते हैं। तो वो प्रयास हमने शुरू किया था फरमाना में। अगर फरमाना में 2007 या 2008 में अगर हमको डीएनए एविडेंस मिलता उस टाइम, तो शायद हम 2010-11 में पब्लिश करते थे, और जो एविडेंस मिलता था उसको पब्लिश करते थे। लेकिन शायद हम लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, जो आर्कियोजेनेटिक रिसर्च है उसके लिए तैयार नहीं थे कि उसमें जब एक्सकर्शन करते हैं उसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। जैसे कंटेमिनेशन बहुत होता है जी। तो उसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो हमारे साथ वो गलती थी वहाँ पे। फिर दूसरी गलती जो हमने किया कि हमने लगभग 70 बरियर्स का एक्सकर्शन किया वहाँ पे, और सब एक्सकर्शन करके उसको हमने लगभग 2 महीना वैसे रखा उसको, ताकि लोग आके देख सकें। तो उसमें क्या ये कि जो कुछ डीएनए होगा वो सब निकल गया, और उसके बाद हमने डीएनए दिखाने की कोशिश की तो नहीं मिला। जी जी। तो उस टाइम कुछ जापानीज स्कॉलर भी आए थे, जेनेटिक साइंटिस्ट आए थे, कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट भी आए थे, लेकिन वो प्रयास फेल हो गया। तो उसके बाद में ये जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डोंगुन शीन जी सर। उनसे हमारा परिचय हुआ। उनको कुछ इंडिया में काम करना था, तो उन्होंने ये मुझे लिखा कि मुझे काम करना है, और उन्होंने अच्छा, उनके यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, डीएनए के ऊपर काम किया था। जी सर। तो फिर उन्होंने हमको सजेशन दिया कि मैंने उनको बताया कि हमने प्रयास बहुत किया इसमें फरमाना में, लेकिन आप फेल हो गए। तो उन्होंने बोला कि आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको रिसर्च स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक तो बोला कि आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और पीपीई किट आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो डीएनए उनके उसमें न जाए। फिर उसके साथ मास्क और हैंड ग्लोव्स वगैरह सब यूज़ करना चाहिए। एक वो सलाह उन्होंने दी। दूसरी बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे एक्सकर्शन के लिए, सेम इंस्ट्रूमेंट दूसरे मरीज के लिए मत यूज़ करें, उसको पूरा स्टरलाइज करने के बाद ही उसका यूज़ करें। वो किया हमने। तीसरी बात है, उन्होंने बोला कि एक टारगेट 1 बरील एट ए टाइम, उसके ऊपर ध्यान देता, उसको एक्सपेक्ट करो, तुरंत उसको डॉक्यूमेंट करो, और तुरंत उसको पैक करके लैब में भेजो। तो वो हमने फॉलो किया। एक बरील लेके हमने एक्सकर्शन शुरू किया, और फिर हम सैंपल्स लैब में भेजते गए। और पूरी जो प्रोसेस है कि लैब में जाने के बाद भी आपको साफ़ करना, उसको क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के बाद फिर आपको क्लीन रूम में भेजना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि उस टाइम में भी हमने प्रिकॉशन लिया, जब हम एक्सकर्शन करते टाइम में भी लिया प्रिकॉशन, और हमारे लैब में लाने के बाद भी उसको हमने उसी ढंग से उसको हमने ट्रीट किया। और फिर उसी टाइम में हमने वो सीसीएमबी के साथ कोलैबोरेशन का शुरू किया अपने प्रयास। और फिर वहाँ पे नीरज राय, थंगराज वगैरह लोग थे जो एंशिएंट डीएनए में काम करना चाहते थे, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन शुरू किया। और उनके पास सीसीएमबी के पास क्लीन लैब रूम आई कि जहाँ सैम्पलिंग कर सकते। तो हम सैंपल्स वहाँ लेके गए, उसका पूरा सैम्पलिंग किया। सैम्पलिंग करने के बाद फिर से सैंपल हमने देखने पर उसको वापस कर दिया। और फिर हमने ये प्रयास किया वहाँ पे
ये जो पूरा रिसर्च है पूरा इंडियन लोगों ने करना चाहिए। जी सर। ये पूरा एक्सकर्शन तो हम लोगों ने किया था। जी। इवन डीएनए का स्टडी भी हमको करना, हम चाहते थे कि हम इंडिया में करें और इंडियन ही करें, क्योंकि हमारी हमारी जो क्लियरिटी बहुत थी कि ये करना है। जी सर। तो फिर हमारा पूरा रिसर्च हम कर रहे थे। डीएनए मिला हमको फॉर्चुनेटली, लेकिन ये एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डीएनए कितना सेंसिटिव होता है। जब हम एनालिसिस करके उसका जब ये देख रहे थे हमको रिजल्ट, तो उसमें हमको कुछ ईस्ट एशियन लोगों के एलिमेंट्स मिलने लगे और ईस्ट एशियन लोगों के साथ हड़प्पन लोगों का कोई संबंध नहीं था, दूर दूर का संबंध नहीं था। जी। तो ये कैसा आ गया? तो जब बाद में जब जानकारी की तो हमको एक जानकारी ये मिली कि हमारा एक जो स्टूडेंट था वो कोरिया से था और वो एक्सकर्शन का कोरियन डीएनए आ गया। तो किम जो हमारा स्टूडेंट है, जी सर। तो इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद ये डीएनए उसमें गया है। तो ये कितना सेंसिटिव है ये मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। तो जब हमने एनालिसिस सब किया, सीक्वेंसिंग किया इंडिया में, और हम पब्लिश करने के लिए तैयार हो गए थे कि अब ये करना चाहिए पब्लिश। तो पब्लिश करने के मुझे तब फील हो गया कि जब स्कॉलर्स डेटिंग के ऊपर जब ये करते हैं अपना वो रिजर्वेशन बोलते हैं कि ये शायद आपकी गलत होगी, स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, हम नहीं मानेंगे इसको, तो ये भी कुछ खामियां निकालेंगे ज़रूर जब हम पब्लिश करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि उसके 3 सैंपल बना के, एक तो हमने उसको एनालिसिस किया था इंडिया में, जी सर। एक कोरियन साइंटिस्ट को दिया था और एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स के डेविड ट्रिक को दिया। जी। और उनको बोला कि आप थोड़ा उसको क्रॉस चेकिंग करिए, कुछ एनालिसिस अगर हम इंडिया में नहीं करवा तो उसको भी करिए और आप अपना रिजल्ट बताइए। तो उनका रिजल्ट आने के बाद ही हम लोगों ने उसको 2019 में, नहीं तो 2015-16 में हम पब्लिश करने के तैयार जी थे। सर। जी सर। तो 3-4 साल और उसके लिए हमने राह देखी और फिर फाइनली इन लोगों के साथ मिलके हमने वो रिसर्च पब्लिश किया। और उसमें जब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जब काम हो रहा था इसके ऊपर, तो लगभग 16 देश के साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे थे एक सैंपल पे। जी जी। तो सब मिलके उसको हमने पब्लिश किया शेल पेपर में, जी सर। जर्नल में। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में कुछ लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ अमेच्योर लोग थे। जी सर। जी सर। तो वो अपना रिजर्वेशन ये करने लगे कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हो सकता है, गलत है ये सब। लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दुनिया की, जी सर। और दुनिया में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, जी सर। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी। तो उन्होंने चाइना में उनका एक अधिवेशन चल रहा था, तो उसमें वहाँ पे 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस 2019 में 9 ब्रेक थ्रू रिसर्च उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, उसमें राकेगढ़ी का जिक्र है। जी सर। इसका मतलब ये पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है। जी। 1-2 लोग अगर बोलते हैं कि गलत है तो उसका कोई ये नहीं, और वो तो फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट भी नहीं है अपने इसमें। जी जी जी। तो ये रिसर्च हमने बड़े प्रयास से किया, ये रिसर्च बहुत प्लान से किया सर। पूरा प्लान नहीं से तो किया। बर्बाद और देखिए इसमें लगभग 2006 से 2019 19 तक। जी सर। 13 साल उसके ऊपर काम कर रहे थे, उसके बाद हमको वो सक्सेस मिला। करेक्ट। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए। जी सर। और ये जो नया रिसर्च जब करते हैं कोई, अभी हम रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि लोगों को ये जानकारी मिले, उनको भी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बदले। जी सर। और जो पहली अंडरस्टैंडिंग था वो उसमें नए रिसर्च से पहले अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो जाती है। जी सर। जी सर। तो ये सब हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचे। जी सर। अगर लोगों तक पहुँचाना है तो एक तो सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको पब्लिश जी सर। करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये सब जानकारी आना चाहिए। आनी चाहिए। अगर वो आएगी जानकारी तो ही आगे 5 साल के बाद शायद सब लोग जान पाएंगे कि ये रियलिटी ये है। तो इसलिए हम हमेशा चाहते थे कि ये एनसीईआरटी की किताबों में ये नई जानकारी आना चाहिए। और जो रिसर्च करते हैं तो नेचुरली लोगों तक पहुंचाने की उसी के लिए ये रिसर्च होता है ना। और जब हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है तो लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है। जी सर। इसलिए हमने इंसिस्ट किया कि ये सब नई जानकारी जो है, ये पूरी जानकारी एनसीईआरटी की किताब में आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स से ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये नई हिस्ट्री है या
इससे नई इसने खोज है, बदला है नया पूरे प्रकाश उस पे narrative डाला को। गया है। जी सर। तो ये सब जानकारी आना चाहिए। जी सर। और जो एनसीईआरटी जो उन्होंने अभी इसमें इंक्लूड किया है, उसमें हमको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इसमें बताना चाहेंगे कि जो उसमें आ गए और आएंगे। जी सर। एक तो हड़प्पन जो लोगों की जो शुरुआत है, हड़प्पन कल्चर की शुरुआत है, वो लगभग 6000 BC पीछे जा रहे हैं, जी लगभग 8000 साल पुरानी है। जी सर। और पहले मानते थे कि ये प्री हड़प्पन फेज हो सकता है, तो वो गलत है। क्योंकि 6000 BC से लेके पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीक फेज था जी। 2600 BC, जी सर। वो पूरा कंटिन्यूटी दिखाई देती है उसमें। वही कंटिन्यूटी फिर 2600 BC से लेके 1300 BC तक वही कंटिन्यूटी दिखती है। अगर हम प्री हड़प्पन बोलते हैं तो उसका मतलब हड़प्पन लोगों के साथ इनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाते हैं कि 600 BC से लेके 1300 BC तक एक ही कल्चर की कंटिन्यूटी मिलती है। उसमें उसका विकास है, उसका डिक्लाइन भी उसमें मिलता है। जी सर। तो वो एक जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो अलग अलग साइड से हमको काफ़ी डेट्स मिले, तो हम वो इस्टेब्लिश कर पाए कि 6000 BC बिगिनिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर। दूसरा है कि हम हमेशा मानते हैं कि जो हड़प्पन का जो अर्बन फेज है, जी सर। जिसको हम मैच्योर पर बोलते हैं, वो फेज अर्ली हड़प्पन से वो उसका उद्गम हुआ है, ये हम हमेशा मानते थे। जी सर। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है उनके मटेरियल कल्चर में, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो जानकारी हमने राखीगढ़ी में फर्स्ट टाइम प्रॉपरली किया उन्होंने। तो जो हमारे अर्ली हड़प्पन फेज वहाँ पे जो था, तो उसमें उनके स्ट्रक्चर में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे शुरुआत छोटे पिट ड्वेलिंग से होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर से होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में तो पहले जो फेज में है वो अंडरग्राउंड पिट्स होते थे, तो पिट ड्वेलिंग्स बोलते हैं हम। तो वो एविडेंस मिलता है, बहुत ही मॉडेस्ट एविडेंस मिलता है। नेक्स्ट स्टेज में ग्राउंड पे ऊपर वो छोटे छोटे घर खर्च बनाने लगे, उसका एविडेंस मिला है। थर्ड स्टेज में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आ गया, फिर हड़प्पन ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया, फिर तंदूर और इसका टॉयलेट और बाथरूम का कंसेप्ट आने लगा। लेकिन छोटे घर थे थर्ड फेज में। फोर्थ फेज में प्रॉपर प्लानिंग आ गया, जिसको हम मॉडिकम ऑफ प्लानिंग लीनियर पैटर्न आने लगी। और फिफ्थ फेज में उसका पूरा फुल प्लेस अर्बनाइजेशन हुआ। ये बहुत अच्छा एविडेंस हमको राखीगढ़ी में मिला। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है ये बताने के लिए बहुत अच्छा एविडेंस हमको वहाँ पे मिला। तो ये एविडेंस इसमें आना चाहिए। वैसा एविडेंस हमको पॉटरी में भी मिला है। पॉटरी की जो अर्ली पॉटरी है वो कोर्स और हैंडमेड है, उसमें धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है। पूरा क्लासिकल पॉटरी एक स्टेज में आ जाती है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये वो एविडेंस इस किताब में आना चाहिए, तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, वो भी हमने उसमें सजेस्ट किया है। और जो पहले मानते थे कि हमारी इसमें टेक्स्ट बुक में भी कि हड़प्पन लोग शायद बाहर से आए होंगे या आर्यन बाहर से आए होंगे। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पन लोग बाहर से आए होंगे, और काफ़ी लोग हम जैसे लोग हैं कि हम मानते थे कि हड़प्पन लोग इंडिजिनस लोग थे। लेकिन साइंटिफिकली जो सबसे हाईली साइंटिफिक जो एविडेंस हम मानते हैं लोगों के बारे में जानकारी, वो डीएनए होता है। तो हड़प्पन डीएनए मिला है, और डीएनए से ये पता चलता है कि ये लोग इंडिजिनस थे, उसमें कोई डाउट नहीं। और उसमें हमने वो जेनेटिक क्रोनोलॉजी का यूज़ करके ये इसके रूट्स कहाँ पे पीछे जा रहे हैं, लगभग 10,000 BC के आसपास जा रहे हो। फिर 10,000 BC में जब हंटर गैदरर्स यहाँ आ गए, उनके जो जीन्स थे वो म्यूट होने लगे, और एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ एशियन जीन्स तैयार हो गए, और पूरे डिस्टिंक्ट साउथ एशिया के लिए डिस्टिंक्ट है। तो उसमें पहले मानते थे कि ईरानियन फार्मर्स आए, उन्होंने यहाँ एग्रीकल्चर शुरुआत की थी, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ईरान लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था शुरू में। और फिर ये एविडेंस हमको वहाँ पे मिला, और वही जीन्स जो म्यूट हो गए, वही जीन्स हड़प्पन में आ गए। और फिर हमने कुछ मॉडर्न लोगों का भी डीएनए हमने चेक किया, अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे उनका डीएनए चेक किया हमने, और उसमें एक हिंट मिलती है हमको, एक छोटा सा ऐसा हल्का सा एक एविडेंस मिलता है कि जो अभी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग हड़प्पन लोगों के जो हम वंशज समझ सकते हैं।
जी सर। क्योंकि हड़प्पन लोगों का डीएनए सॉरी अभी के जो मॉडर्न लोग हैं जी सर। उसमें आ गया है और लगभग साउथ एशिया के बहुत बड़े एरिया में आगे लगता है सब ऐसा दिखता है, जी, क्योंकि अंडमान निकोबार से लेके पूरा कश्मीर लद्दाख तक हमने देखा। हम लोगों के सैंपल्स लिए उसमें। जी सर। और फिर इसमें अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक के लोगों में हड़प्पन लोगों का डीएनए स्ट्रॉन्ग डीएनए मिलता है, एक इंडिकेशन जी मिलता है। सर। जी सर। जी सर। इसका मतलब नो मैटर व्हाट लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट रिलीजन वी फॉलो, मोस्ट ऑफ अस आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द हड़प्पन से एक इंडिकेशन हमको मिलता है। जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इसका मतलब क्या है कि बाहर से लोग आए होंगे, लेकिन किसी स्टेज पे अगर जैसे पहले बोलते थे कि आर्यन बाहर से आए, उन्होंने लोगों को ख़त्म किया और अपना अपना कंट्रोल किया, ऐसा मानते थे। लेकिन अगर बाहर से सचमुच अगर आर्यन आते थे तो दो चीज़ें होती थी। एक तो जेनेटिक जो हिस्ट्री है उसमें डिसकंटिन्यू होती थी, एक नई जेनेटिक हिस्ट्री यहाँ पे शुरू हो जाती थी। उसका कोई प्रमाण नहीं। जो एविडेंस डीएनए में एविडेंस जो मिला है कि लगभग 10,000 साल से 12,000 साल से डीएनए में कोई चेंज नहीं है, कंटिन्यूटी मिलती है। और दूसरा एविडेंस हमको ये मिलता था कि कोई भी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब आप बाहर से आते हैं, या हम जब बाहर जाते हैं यूरोप में या अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, तो कोई भी हमारे घर के अंदर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर से हम अनुमान वो लगा सकते हैं कि ये कहाँ से है। जी सर। क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी हम अपने कल्चरल एलिमेंट्स हम साथ में लेके जाते हैं। तो अगर आर्यन बाहर से आते हैं ऐसा मानते हैं, सो कॉल्ड आर्यंस जो हम बोलते हैं, तो वो भी अपना कल्चरल एलिमेंट से लाते थे। जी सर। उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ये बात ये भी इतनी इम्पोर्टेंट है बताना कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ की जो 7000 BC के आसपास जाती है, तब से इंडियन लोगों के जो यहाँ के जो लोग थे उनके संबंध दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों के साथ थे। क्योंकि मेहरगढ़ में एक एविडेंस मिलता है कि वहाँ पे कुछ जो मटेरियल मिलता है 7000 BC लेवल में कि वो ओमान से है जी। रॉ मटेरियल। अच्छा। तो ओमान से इसका मतलब उनके साथ संबंध थे। इसका मतलब लोग पीपल वर ट्रैवलिंग सीज, क्रॉसिंग सीज। फिर वहाँ से कुछ मेहरगढ़ लगभग कराची कोस्ट से लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर है। इन कराची कोस्ट में जो शेल मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं। इसका मतलब दूर दूर तक उनके संबंध थे, और ये होने से ही उन लोगों के इसमें मिक्सिंग भी शुरू हुआ था। वो तो मिक्सिंग प्रोसेस कंटिन्यूस है। जी सर। और कुछ परसेंटेज हो सकता है कि कुछ परसेंटेज वेस्ट एशियन लोगों की परसेंटेज है, कुछ अफ्रीकन लोगों की परसेंटेज है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ इवन डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा। तो वो उसका भी प्रमाण मिलता है उसमें। बिल्कुल। और ये जो प्रोसेस है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है हमारे जी इसमें, सर, जी सर। कंटिन्यूटी बनी हुई है। और कंटिन्यूटी बनी हुई है। और उसमें ये जो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये सब एविडेंस उसमें ये हुआ। और उसके आगे जो हमने किया कि हम जान गए कि हड़प्पन लोग इंडिजिनस लोग थे, और उन्होंने जो यहाँ के जो फार्मर्स थे जी सर। वो इंडिजन लोग थे, वही फार्मर्स हड़प्पन बन गए। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग फेजेस में कल्चर्स में हम लोग की प्रगति करते गए, और अब तक वो कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ ये था, हमको जानकारी करना था कि हड़प्पन लोग दिखते कैसे थे, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर वह कोरियन साइंटिस्ट के साथ हमने मिलके और रिसर्च शुरू किया, जिसको क्रेनियोफेशियल रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो रिसर्च करके उसका पूरा हड़प्पन लोग कैसे दिखते थे वो भी हमने दिखाया। तो उसमें कुछ साइंटिफिक जो डेटा जनरेट करना था वो हमने किया। उसमें एक मैट्रिक्स डेटा उसमें जरूरी होता है, वो हमने क्रिएट किया जब एक्सप्रेशन कर रहे थे। उसके बाद वो इनर एनाटॉमी का भी डेटा जरूरी होता है, तो वो भी हमने CT स्कैन जो स्केलेटल रिमेन्स मिले थे उसका CT स्कैन करके हमने उसका डेटा लिया। और ये डेटा फीड करने का एक प्रोग्राम डेवलप किया था हम लोगों ने, कोरियन और इंडियन साइंस ने मिलकर। तो ये डेटा फीड होने के बाद वो पूरा उसका रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन। और जब फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन का जब हमने ये कंपेयर किया, तो एग्जैक्टली जो अभी के लोग आए हरियाणा के, क्योंकि ये सैंपल्स हरियाणा से, तो अभी के लोग जो है बिल्कुल हड़प्पन लोगों से जैसे दिखते हैं। इसका मतलब उसी में कंटिन्यूटी है।
तो उसमें एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि एक कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कंटिन्यूटी हमको आर्कियोलॉजिकल डेटा में मिलता है, कल्चरल कंटिन्यूटी मिलती है। 10,000 या 12,000 ईयर्स में कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूटी जी सर। और अभी तक मिलते हैं। जब राखीगढ़ी में मैं जाता हूँ गांव में, मुझे लगता है कि मैं हरप्पन गांव में घूम रहा हूँ। इतनी सिमिलरिटी है। वाह, वैसे ही घर बनाते हैं, क्या बात। वैसे ही पॉटरी बनाते हैं, वाह, उनका लाइफ स्टाइल वैसे ही है, बेहतरीन। तो वो कंटिन्यूटी वहाँ पे मिलती है। दूसरी कंटिन्यूटी हमको जेनेटिक इसमें मिलते हैं। जी सर। 12,000 ईयर्स में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो वो कंटिन्यूटी है। जी और तीसरी कंटिन्यूटी उनका जो अपीयरेंस था, जी सर। कॉम्प्लेक्शन था, जी सर। उसमें भी कंटिन्यूटी मिलती है। तो इससे अच्छा और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक डेटा आपको कहीं नहीं। कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये साइंटिफिकली हमने प्रूव किया है। तो ये सब डेटा इनिशिएटिव की किताब में जाना जरूरी है, और लोगों को इसके बारे में जानकारी करना जरूरी है। अगर कोई इसमें ऊपर अगर कुछ ऑब्जेक्शन कोई करता होगा तो ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट करने के लिए ये कर रहा है, बस ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। या कोई बिल्कुल। और कोई उनका एक लंबे समय का रिसर्च है सर, जो बिल्कुल। कि न केवल सेल बहुत बड़ा जर्नल है, जल्दी भारत से और दुनिया एक ने आध- उसको माना है। एक आध रिसर्च छप रहे हो, लेकिन सेल में छपना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हमारा जो बाल है, हमारा बचपन है, वो इसको पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जो है वो समझ पाएगा कि जो चीजें हैं बिल्कुल, भारत बिल्कुल, की, जो इतनी पुरानी धरोहर है, वो कैसे नहीं, अगर continue वो उत्पन्न कर बच्चे रही है। पढ़ेंगे जी सर। कि ये नई जानकारी ये है, जी सर। तो अपने बड़ों को भी बताएंगे बिल्कुल कि सर, जो पढ़ बिल्कुल, नहीं रहे, बिल्कुल। उनको भी बताएंगे, तो पूरे बिल्कुल। समाज में समाज ये को। सब जी हाँ सर, जानकारी जी सर, जाएगी। जी सर, जी सर। और वो जाना जरूरी है। बहुत। अगर ये जब तक नहीं जाएगी, तब तक वो जो पुराना जो घिसा पिटा जो हाइपोथेसिस है, उसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जी सर, जी सर। तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनसीईआरटी ने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी सर, जी सर। सर, आज हम लोग जो है वो पटना म्यूज़ियम में बैठे हुए हैं। इसको कंसेप्चुलाइजेशन में भी आपका बड़ा हाथ है, और कल हम लोगों ने जो राखीगढ़ी का जो रूम है, जिसके अंदर की एक से एक पिक्चर है सर, एक बड़ा अच्छा पिक्चर वो है जब आप पूरे स्केलेटन का जो है वो सिटी स्कैनिंग कर रहे राइट, हैं। राइट, राइट। अक्सर हम लोग आदमियों को उस पर बैठा हुआ या लेटे हुए देखते हैं, जिनका सिटी स्कैनिंग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी गैलरी सर आपने ओपन करवाई है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और सर, आगे चल करके आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि जैसे कि सर एक जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते थे पहले, जो सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक उनका डीएनए के साथ कभी कनेक्शन जुड़ा नहीं। आप ही एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए को जोड़ा, और जोड़ा तो फिर यूरेका हो गया। मतलब इतना यूरेका हो गया, जबरदस्त बिल्कुल। रिजल्ट आया, जिसने कि पूरा का पूरा नरेटिव ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो सर, अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि हम किस एरिया में अपने करियर को आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए सर एक अगर जब पर्टिकुलरली ये बीएचयू स्टूडेंट के लिए होता है, तो उनके लिए सर अगर कुछ कहना हो तो। देखिए, एक तो रिसर्च में एक तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल सर। हमारी जो आईक्यू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईक्यू है, लेकिन हमारा थोड़ा सा माइंड सेट है, कॉलोनियल माइंड सेट है। जी सर। तो एक मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलोनियल माइंड सेट से बाहर आए, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स आ गया हम लोगों में कि जो बाहर के लोग करते हैं वो सही है और हम लोग करते शायद गलत है। ये कॉम्प्लेक्स निकलना चाहिए। जी। दूसरी बात है कि जो भी करेंगे आप लोग, वो पूरा उसमें कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, और जो भी पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारी जो फील्ड है, जैसे आर्कियोलॉजी है, आपकी जेनेटिक स्टडीज़ है, उसमें इसमें अलग अलग फील्ड के लोगों को एक साथ आके काम करना चाहिए। जी सर। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक प्रयास होना चाहिए। तो वो करके अगर आपका रिसर्च सचमुच दुनिया उसको ठीक से पहचाने और अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, तो उसको ये प्रयास करना जरूरी है। किसी का कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम के रूट्स में जाना जरूरी है। उसको अगर सुपरफिशियल टैकल करेंगे तो आपका रिसर्च कोई मानेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें डीप में जाए और अपनी खुद की रिसर्च मेथोडोलॉजी आप डेवलप करिए। किसी और एरिया में डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी आप बोरो करके उसमें अपना डेटा फिट करने की कोशिश मत करिए। अपना डेटा देख लीजिए और उस बेसिस पे अपना एक हाइपोथेसिस, अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी तैयार करिए।
और अभी इसमें आर्कियोजेनेटिक फील्ड में अभी तो ज़्यादा ओपनिंग नहीं है, लेकिन एक जब लोगों तक पहुँचेगी ये जो नई रिसर्च है, और इसमें जब गवर्नमेंट या कोई यूनिवर्सिटी जिसमें जब इंटरेस्ट लेंगे और ये सिलेबस में वो लाएंगे, जी तो शायद हो सकता है कि ऐसे लोगों के ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4-5 साल के बाद काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी है इसमें, तो कुछ लोग इसमें ज़रूर इसमें काम करना चाहिए। इसमें एक एंशिएंट डीएनए रिसर्च की फैसिलिटी भी अलग अलग जगह होना चाहिए, जैसे बीएचयू में आपके डिपार्टमेंट में, जी सर। उसी में भी एंशिएंट डीएनए की फैसिलिटी बहुत अच्छी सी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वहाँ डेवलप होना चाहिए। और हम लोग जब तक है शायद हम लोग उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन तैयार होने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तीसरी बात है कि जो आर्कियोलॉजी में करना चाहेंगे, कि अभी आर्कियोलॉजी में एंशिएंट नॉलेज सिस्टम के ऊपर काफ़ी अच्छा अभी उसमें गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट, और नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में एंशिएंट नॉलेज सिस्टम के ऊपर या इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को काफ़ी महत्व दिया है। तो इसमें अभी काफ़ी रिसर्च होना ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल सर। अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपके लिए स्कोप बहुत है इसमें। तो स्टूडेंट्स में एंशिएंट नॉलेज सिस्टम में काम करें और अपना उसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। इसलिए कि म्यूजियम और ये जो टूरिज्म साइट्स डेवलपिंग फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ओपनिंग काफ़ी मिल रहा है और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप हो रहा है। तो ये मत समझे कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रहे हैं अभी, और आप अपना खुद का भी रिसर्च डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी फंडिंग आप इधर उधर से ला के आप अपना रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रयास स्टूडेंट की तरफ से होना ज़रूरी है और सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सोसा के इतने व्यस्त कार्यक्रम, कांग्रेस चल रही है यहाँ सोसा की, इतने व्यस्त कार्यक्रम में आप फंसे हुए हैं, इसके बावजूद आपने बीएचयू के, क्योंकि बीएचयू से आपको इतना प्रेम है, जैसे ही बीएचयू स्टूडेंट का नाम सुने आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के लिए बैठ गए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं, भगवान करे। आपका सबका, हम जैसे आपका भी प्रयास है, हमारा भी, कि ये सब जानकारी लोगों तक जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री का स्टडी करके क्या करेंगे, आर्कियोलॉजी करके क्या करेंगे, आर्कियोजेनेटिक करके क्या करेंगे। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि भाई इसमें भी बहुत स्कोप है, इसमें भी अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, उसमें भी रिकग्निशन मिल सकते हैं आपसे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।